नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज्योतिष आप सभी को सीखना चाहिए। इतनी ज्योतिष सबको आनी चाहिए कि वो अपने जीवन के विषय में कोई निर्णय ले सकें, सही दिशा पा सकें और आपकी जिंदगी का कोई और रखवाला ना हो, कोई आपको दिशा भ्रमित ना कर सके। ज्योतिष केवल आप प्रैक्टिस करने के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए नहीं, प्रोफेशन के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्योतिष जानना है, हॉरोस्कोप को किस तरह से समझना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से आप अपना कार्मिक पाथ जान सकते हैं, किस तरह से आप अपने कार्मिक एग्जॉशन जान सकते हैं, अलाइनमेंट जान सकते हैं एनर्जीज का, उसके लिए अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ स्क्रीन पर दिए नंबर पर जुड़िए। जनवरी माह से एक महाज्योतिष का कोर्स प्रारंभ हो रहा है जिसमें A to Z आपकी हॉरोस्कोप को देखना पूरा मैं सिखाऊंगी। अगर इच्छा है तो एनरोल करें। अब आज के टॉपिक पर आऊंगी। आज का टॉपिक मैंने लिया है कि अस्त के ग्रह, वक्री ग्रह या नीच के ग्रह, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो हम सभी को परेशान करते हैं। हमारे थॉट प्रोसेस पर एक इनका प्रभाव रहता है। अगर हमारी कुंडली में कोई वक्री ग्रह है हम घबराते हैं, अगर कोई अस्त ग्रह है तो भी हम परेशान होते हैं, अगर कोई नीच ग्रह है तो भी हम परेशान होते हैं। अलग अलग इन सभी पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप लोग अगर मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो जानते होंगे। अन्यथा अस्त के ग्रह, वक्री ग्रह और नीच के ग्रहों पर जो मेरे वीडियोस हैं उनके लिंक इस पर रहेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो ये कि सबसे ज़्यादा चिंता कब होनी चाहिए, वक्री ग्रहों को देखकर, अस्त ग्रहों को देखकर या फिर नीच के ग्रहों को, या फिर चिंता होनी ही नहीं चाहिए। बस आपको क्या करना है, अपने कार्मिक अलाइनमेंट को, अपनी एनर्जीज को प्लैनेट्स के साथ सिंक्रनाइज करना है और जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है बिना किसी उपाय के। चलिए शुरू करती हूँ अपना वीडियो और वक्त ना खराब करते हुए टॉपिक पर आ जाती हूँ। सबसे पहले बात होगी कि जो ग्रह नीच का होता है वो हमारी कुंडली में क्या दिखाता है। जो नीच ग्रह का जो नीचत्व का पॉइंट होता है वो एग्जैक्टली उसके उच्चत्व यानी एग्जाल्टेशन के जस्ट ऑपोजिट होता है। और इसी तरह नीच के ग्रह से बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट जो हाउस होता है वही उसका एग्जाल्टेशन पॉइंट होता है। नीच के ग्रहों से बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। नीच के ग्रह आपके अंदर ह्यूमिलिटी लाते हैं, नीच के ग्रह आपके अंदर लर्निंग लाते हैं, नीच के ग्रह आपके जीवन को बेहतर तरीके से आप कैसे चलाएं इसके लिए भी आपको प्रेरित करते हैं। ये सच मानिए। उच्च के ग्रह कई बार आपके अंदर अहंकार, चीज़ों को अपने हिसाब से करने की जिद और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिशनेस भी दे देते हैं, क्योंकि आप स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन नीच के ग्रह आपको ह्यूमिलिटी देते हैं। ऐसा मैं नहीं, पाराशर जी ने भी कहा है और मेरे जितने भी ज्योतिष गुरु रहे उन्होंने भी हमको यही सिखाया। नीच का मंगल पाराशर जी भी अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उससे आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी आती है। उच्च का मंगल जो है वो आपको कहीं ना कहीं एरोगेंट बना सकता है, पावर का दंभ दे सकता है, अहंकार दे सकता है। नीच का मंगल आपको सेंसिटिव बनाता है। थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन नेचर आपके अंदर होता है, आप दयालु हो सकते हैं, आपके अंदर सिंपैथी होती है, एम्पैथी होती है। और तो और अगर ये ग्रह जो आपकी कुंडली में नीच का है, अगर उसको नीच भंग मिल जाए तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो उनका नीचत्व है, नीचता है, यानी कि जो उनकी कमी जो ग्रह में आई है उसके चलते आप काफ़ी अच्छी लर्निंग करते हैं, हम्बल रहते हैं, अपने जीवन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए मेहनत भी करते हैं। लेकिन अगर उसको नीच भंग प्राप्त होता है तो विद टाइम
विद टाइम, टाइम के, क्योंकि नीच का ग्रह एकदम अपने असर नीच भंग वाले नहीं दे देता। विद टाइम यू लर्न टू बी लाइक यू लर्न टू एक्सेल। समझ रहे बात को? क्या फर्क होता है नीच के ग्रह का नीच भंग मिलना। एकदम आपने देखा और आप खुश हो गए कि मेरा तो उच्च का हो गया है, नवांश में मुझे नीच भंग मिल गया, मेरा मंगल नीच का था, चंद्रमा केंद्र में उच्च का है, मुझे नीच भंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप विद टाइम एक्सेल करना सीख लेंगे, अपने प्रयासों से, अपनी दयालुता से, अपनी करुणा से, अपनी लर्निंग एबिलिटी से धीरे धीरे, यानी कि नीचे से ऊपर आप अवश्य जाएंगे। इसलिए नीच ग्रहों से डरने की बात नहीं होती। अगर नीच का ग्रह नीच भंग नहीं पाता है तो फिर वहां पर थोड़ा सा उस ग्रह की ताकत में कमी आती है, ये सच बात है। अब अगर किसी का मंगल नीच का है तो आपको क्या करना है, कैसे आप अलाइनमेंट बताएंगे? अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप उस व्यक्ति को कभी भी सेना में जाने को मत कहिए। उसको ऐसा कोई जॉब नहीं करना चाहिए जहां पर बहुत पावर चाहिए, एग्रेशन चाहिए, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो साइकोलॉजिस्ट बन जाए, अगर वो वकील बन जाए, अगर वो भूमि का भी कोई काम करने लगे, यानी कि भूमि की खरीद फरोख्त ना करके ट्रेडिंग करने लगे, ह्यूमैनिटेरियन कोई काम करने लगे, एनजीओ से जुड़ जाए, ये मंगल भी अच्छे फल दे देगा। तो मतलब फिर आपका ग्रह अगर नीच भंग नहीं भी पा रहा है तो आपको फिर उस ग्रह के जहां वो बैठा है उस राशि के हिसाब से काम चुने और आप देखेंगे कि वो ग्रह भी अच्छे फल देने लगेगा। दूसरा नंबर आता है अस्त के ग्रहों का। अस्त के ग्रह पर मैं एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुकी हूं और आई थिंक 2 बनाए हैं मैंने। अस्त के ग्रहों पर बहुत चिंता आप करें उससे पहले अपनी कुंडली में ये चेक कर लें कि अगर सूर्य, क्योंकि ग्रह सूर्य के साथ ही अस्त होता है और तो कोई कंडीशन नहीं है, सूर्य के जब वो क्लोज डिग्रीज पर जाता है तो वो अस्त होता है। इतना प्रकाश है कि उसकी रश्मियां कम पड़ जाती हैं ग्रह की अपनी, या अपना प्रकाश कम पड़ जाता है और फिर वो उतना प्रकाशित नहीं दिखता यूनिवर्स में। यही है ना अस्त होना। तो आप ये देख लें कि सूर्य आपकी कुंडली में क्या है। सूर्य अगर लग्न लॉर्ड है, पंचमेश है, दशमेश है, केंद्रों का मालिक है, नवमेश है, तो आपको अस्त के ग्रहों से उतने डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी टेक केयर सूर्य करेगा। और अस्त के ग्रह का मतलब ये नहीं होता कि वो फिनिश हो गया है। इसका मतलब है कि उसकी रश्मियां कम हो गई हैं, उसकी विजिबिलिटी सूर्य की क्लोज प्रॉक्सिमिटी की वजह से, सूर्य के क्लोज आने की, निकट आने की वजह से वो दिख नहीं रहा है। आप तेज प्रकाश के पास जाते हैं तो आप थोड़ा सा छुप जाते हैं, वही है अस्त का ग्रह। तो कोई चिंता की बात नहीं, सूर्य उसके पूरे फल देंगे। लेकिन अगर सूर्य अष्टमेश हैं, षष्ठेश हैं, द्वादशेश हैं और उनके साथ आपका कोई अच्छा ग्रह, लग्न लॉर्ड, नवम का स्वामी अस्त होता है, तो फिर थोड़ी सी चिंता की बात होती है, क्योंकि एक अच्छा ग्रह दुष्ट ग्रह के प्रभाव में छुप गया। यानी जो अष्टमेश सूर्य हैं, कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं, आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छे या बुरे होते हैं। सूर्य तो सर्वोत्तम ग्रह है, लेकिन अगर आपके लिए अष्टमेश है और वो आपके लग्न लॉर्ड को, मतलब लग्न लॉर्ड उसकी वजह से ना दिखाई दे, तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी, अगर सूर्य अष्टमेश है आप और आपका लग्न लॉर्ड अस्त हो रहा है, आप ऑकल्ट वगैरह से जुड़ जाइए, क्योंकि सूर्य को ऑकल्ट के प्रभाव तो अच्छे ही देने हैं, क्योंकि वो अष्टमेश है। अगर लग्न लॉर्ड को छुपा भी रहा है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टी तो उजागर करेगा। तो अगर आप ज्योतिष से जुड़ जाएं, फिलॉसफी से जुड़ जाएं, मैंने बहुत बार बताया 8वें घर का रिसर्च से, एनालिसिस से, तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। फिर वो ग्रह आपका लग्न लॉर्ड उतना छुपा नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर सूर्य की लॉर्डशिप, सूर्य का जो मतलब स्थान है, जिनके वो रूलर हैं, अगर वो अच्छा नहीं होता है तो अस्त के ग्रह कम प्रभावी होते हैं, यानी कि उनका प्रभाव आपकी कुंडली में कम हो जाता है। बहुत बुरे होते हैं, वो बिल्कुल अपना प्रभाव नहीं देते,
ऐसा नहीं होता, कम प्रभावी होते हैं। और ये भी मान लीजिए कि हर ग्रह, ठीक है जब आपका जन्म हुआ तो वो लॉक हो गया, लेकिन ग्रह हमेशा यूनिवर्स में चल रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र के साथ, कहते हैं ना कि आप इन ग्रहों का प्रभाव भी थोड़ा बेटर देखते हैं, क्योंकि यूनिवर्स में जब सूर्य उस ग्रह से दूर चला जाएगा तो उसकी रश्मियाँ फिर से आ जाएंगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई अस्त ग्रह है तो वो दिख नहीं रहा है, थोड़े कम प्रभाव दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। और अगर सूर्य अच्छा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात होगी वक्री ग्रहों की। वक्री ग्रहों पर अभी ही मैंने एक वीडियो बनाया था। वक्री ग्रह का मोटा मतलब है कि ये आप दोबारा वो चीज़ सीखने आए, आपके अंदर वो चीज़ है। शनि नीच का है, आप बहुत वर्क हार्ड कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर वर्क हार्ड करना है ये आपको नहीं पता। बृहस्पति है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, ज्ञान का क्या सही यूज़ है आपको नहीं पता। मंगल आपका वक्री है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत पैशन है, लेकिन आपको नहीं पता इसको कहाँ कब कैसे लगाना है। तो आपको दोबारा भेजा गया है उस चीज़ को। ये भी बात है कि आपने इस चीज़ का मिसयूज़ किया होगा। अगर बृहस्पति वक्री है तो आपने अपने ज्ञान का या आपने अपने गुरुओं को श्रेय नहीं दिया है, आपने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया। दोबारा आए हैं ये सीखने के लिए कि इस बार ज्ञान का तब तक प्रयोग नहीं कर पाओगे जब तक ज्ञान को सही दिशा में प्रयोग नहीं करना सीखोगे। तो बेसिकली ये लर्निंग वाले ग्रह होते हैं। नीच के ग्रह आपको आपकी पावर कम होते हुए भी कैसे अच्छा करें ये सिखाते हैं, यानी कैसे आप अपनी कम पावर में एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, अपनी कमियों के साथ रहना सीखते हैं। ये नीच के ग्रह सिखाते हैं किस तरह से आप प्रभावशाली नेगेटिविटी से या अच्छाई से अपने अस्तित्व को किस तरह बचाते हैं, ये अस्त के ग्रह सिखाते हैं। जैसे कि आप किसी बड़े नेता के प्रभाव में आ गए, आपको कौन जानेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने ग्रास रूट लेवल पर छोटे छोटे काम करते रहना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट नीचे के लेवल पर ही लोग आपको जानते हैं। यानी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना अस्त के ग्रह सिखाते हैं। यानी आप यहाँ आए हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, वो सीखना है आपको। किसी के प्रभाव में आकर इधर उधर के डिसीजंस ले लेना, ये सब आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए, मेहनत कीजिए, सीखिए, सहारा ले सकते हैं आप। अस्त के ग्रह कहते हैं कि आप सहारा ले सकते हैं प्रभावशाली लोगों का, क्योंकि सूर्य प्रभावशाली होता है। और वक्री ग्रहों ने आपको कहा है कि आप यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं, सीखने आए हैं। इस जीवन में बिना सीखे काम नहीं चलेगा। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं जब आते हैं क्लाइंट्स मेरे, कि भाई वक्री ग्रह ज़्यादा खराब है, अस्त का ग्रह या नीच का ग्रह, तो मैं कहूँगी ग्रह कोई भी खराब नहीं है, लेकिन अगर सूर्य अच्छे ग्रहों के स्वामी नहीं है तो अस्त के ग्रह थोड़े से प्रभावहीन ज़्यादा होते हैं। नीच के ग्रहों को आप मैनेज कर सकते हैं, वक्री ग्रहों को भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अस्त के ग्रहों का प्रभावहीन होना थोड़ा सा तय हो जाता है। इसलिए घबराएं नहीं किसी भी तरह की स्थिति में। तभी मैं कहती हूँ सभी लोगों को ज्योतिष सीखना चाहिए। कुछ स्थितियां होती हैं जीवन में, अब जो ग्रह जैसे बैठ गया वो आपके कर्मों के आधार पर बैठा है, यानी आपको वो लर्निंग, वो सीख इस जीवन में अवश्य सीखनी होगी। प्रकृति तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक आप वो चीज़ सीख नहीं लेंगे। तो हमारी कुंडली के सभी खराब ग्रह, वीक प्लैनेट्स, रेट्रोग्रेड, अस्त, वक्री हमको सिखाने के लिए आए हैं। इनसे डरना, इनकी पूजा, इनकी शांति से अच्छा है खुद को बदलिए, वो लर्निंग अपने अंदर लाइए और देखिए कि किस तरह से आप अपने कार्मिक अलाइनमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि वो ग्रह भी आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। अगर मित्रों आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।